हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी एग्जाम आपका बहुत नियरेस्ट आ चुका है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के हमारे टेस्ट सीरीज की बात किया है एसएमजी की लग रही है और इकोनॉमी टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं, मतलब कि अर्थव्यवस्था से संबंधित आज के हमारे क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके करंट बेस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको ध्यान से विदाउट स्किप किए देखना है आपको। एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, और इस ऐप पर जाके आप लोग जो है पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो सभी टेस्टिस की, और प्रिंट आउट वगैरह जो है आप लोग उसका भी निकलवा सकते हो। यूपीपीएससी नेट पे ही आपको बहुत सारा यूपीएससी नेट पर ही आपको बहुत सारी टेस्टिस के साथ साथ आपको मल्टीपल कोर्सेज भी मिल जाते हैं, उसको भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली विदेश व्यापार नीति है ना, विदेश व्यापार नीति यहाँ पर की जा रही है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात की जा रही है, एफटीपी, किस तारीख या वर्ष को जो है घोषित हुई मानी जाती है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और यहाँ पर आप कहेंगे 12 अप्रैल 2004 को। 12 अप्रैल 2004 को भारत की पहली विदेश व्यापार नीति घोषित हुई मानी जाती है। भारत की नई विदेशी व्यापार नीति कब से लागू हुई है? तो अब देखो क्वेश्चन कितना ट्रेंड में बदल गया है कि अब भारत की नई जो व्यापार विदेश नीति है कब से लागू की गई है। पहली वाली कब घोषित की गई थी? 12 अप्रैल 2004 को। अब नई वाली बात कर रहा है, तब आप कहेंगे नई वाली 1 अप्रैल 2023 को जो है घोषित की गई है। तो अभी की घोषित की गई है 2 साल पहले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको ध्यान रखेगा। भारत की नई विदेश व्यापार नीति के 4 प्रमुख स्तंभ में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इन चारों में बात की जा रही है कि कौन सा शामिल नहीं है, बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहेंगे इंसेंटिव टू रेमिशंस, ये शामिल है। एक्सपोर्ट प्रमोशन थॉट कोलैबोरेशन, ये भी शामिल है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ये शामिल आपका नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी शामिल है। तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर शामिल नहीं है, जबकि बाकी ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पर शामिल जो है किए गए हैं। भारत में एफडीआई नीति है ना, एफडीआई नीति जो है कोष विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। तो भारत में एफडीआई नीति कौन सा विभाग तैयार करता है, आ जाए क्वेश्चन, तो आप कहेंगे डीपीआईआईटी है ना। डीपीआईआईटी जो विभाग है यह आपका जो है क्या करता है, आपका एफडीआई नीति को तैयार करता है। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म की बात करें, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका जो है फुल फॉर्म है, और नीति जो है बनाता है एफडीआई के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, टीईई पहल का उद्देश्य क्या है? तो टीई जो पहल है उसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे निर्यात केंद्रित टाउन विकसित करना। क्या है? निर्यात केंद्रित टाउन विकसित करना इसका उद्देश्य। डेवलपिंग एक्सपोर्ट फोकस टाउन्स है ना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपके करंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आपके किसमें, आपके इकोनॉमी में। यहाँ पर आ रहा है एससीओ मेट क्या है? भाई एससीओ मेट क्या है? तो एससीओ मेट की बात की जाए तो आप कहेंगे स्पेशल केमिकल्स और निम्स मिनरल्स इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी है ना। तो ये एससीओ मेट का फुल फॉर्म पूछ रहा है एक तरीके से, स्पेशल केमिकल्स और निम्स मटेरियल्स, आपके इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मर्चेंटिंग ट्रेड क्या है? भाई मर्चेंटिंग ट्रेड की बात की जाए कि मर्चेंटिंग ट्रेड क्या है, तो आप क्या कहेंगे? भाई मर्चेंटिंग ट्रेड हम उसे कहते हैं किसे, ऐसा व्यापार जिसमें माल भारत में प्रवेश नहीं करता, उसे हम मर्चेंटिंग ट्रेड के रूप में जो है जानते हैं, या रखिएगा है ना। मर्चेंटिंग ट्रेड के रूप में जानते हैं जिसे हम, क्या होता है, ऐसा व्यापार जिसमें माल जो है भारत में प्रवेश नहीं करता है, उसे हम मर्चेंटिंग ट्रेड जो है कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, स्टेटस होल्डर्स फॉर्म को एफटीपी 2023 में क्या लाभ दिया गया था? भाई स्टेटस होल्डर्स फॉर्म फर्म्स को एफटीपी 2023 में क्या लाभ दिया गया था, बात की जा रही है। तो आप कहेंगे जो विशेष निर्यात सुविधा और प्राथमिकता थी, यह जो है इनको क्या दिया गया था, इनको अलग से जो है इनको ये सुविधाएं जो है लाभ दी मिली थी। भारत की नई विदेश व्यापार नीति में एक्सपोर्ट इन इंडिया रुपी सेटलमेंट को क्यों बढ़ावा दिया गया है? तो भारत की जो नई व्यापार नीति है इसमें इंडियन रुपी को सेटलमेंट के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप कहेंगे डॉलर निर्भरता को घटाने के लिए, मतलब कि जो डॉलर है उस डॉलर में जो आपकी निर्भरता बनी हुई है उस निर्भरता को घटाया जाए, हम अपनी इंडियन रुपए में ही सेटलमेंट कर सके आयात निर्यात का। भारत की पहली औपचारिक एग्जिम पॉलिसी कब लागू की गई थी? भारत की पहली है और एग्जिम पॉलिसी सन बात है 1 अप्रैल 1992 को, 1992 में बात की जाए तो 1 अप्रैल 1992 को बात की जा रही है कि भारत की एग्जिम मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आपकी निर्यात पॉलिसी है उसको जो है बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
RODTEP स्कीम का संबंध क्या है? RODTEP स्कीम की बात करें, क्या संबंध है? शुल्क एवं करों की वापसी, है ना, रिफंड से संबंधित है। जो रिफंड होता है ड्यूटीज एंड टैक्स के, वो सारे वापसी से, रिटर्न से संबंधित है। विदेश व्यापार नीति 2023 में एमनेस्टी स्कीम क्यों लागू की गई है? भाई विदेश व्यापार नीति 2023 में जो एमनेस्टी स्कीम है उसको क्यों लागू किया गया है, क्वेश्चन बनता है। आप कहेंगे पुराने निर्यात दायित्व निपटान के राहत के लिए, है ना, पुराने निर्यात जो दायित्व हैं उन निपटाने के लिए आपके विदेश व्यापार नीति में एमनेस्टी स्कीम को जो है लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है, भारत की विदेशी व्यापार नीति का नोडल विभाग कौन सा है? भाई नोडल विभाग की बात किया है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है नोडल विभाग के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन बीओपी की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या दर्शाता है ना? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान संतुलन किस चीज को दर्शाता है? तो यह जो है देश के विदेशी लेन देनों का जो है लेखा जोखा होता है, उसे हम बीओपी के अंतर्गत जो है रखते हैं। पूरे विश्व में, देश में जो आपका आंकड़े, जो आय व्यय किया है, लेन देन किया है, उसको सभी को बीओपी में जो है दर्शाया जाता है। भुगतान संतुलन दो मुख्य खाते होते हैं। कौन से होते हैं? तो भुगतान संतुलन में एक तो चालू खाता होता है जिसे करंट अकाउंट कहते हैं, दूसरा पूंजी खाता होता है जिसे एक दूसरे को कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जैसे हमारा भी एक दो तरीके से खाते खोलते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें हमें ब्याज मिलता है, लेकिन एक खाता होता है करंट खाता, जो ज्यादातर बिजनेस लोग चालू करते हैं। आम इंसान ही कर सकता है, तो जो बिजनेस करता है उसको चालू कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे ऐप पर जाते हो और ऐप पे पेमेंट गेटवे लगा हुआ है जिस पर आप पैसा पे करते हो किसी भी चीज के लिए, तो आप वो मेरा करंट अकाउंट लगा हुआ है। तो इस तरीके से चालू खाता और पूंजी खाते भी भुगतान संतुलन के माध्यम से जो है मेंटेन किए जाते हैं और ये बीओपी के अंतर्गत जो है आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चालू खाते में कौन कौन शामिल नहीं है? चालू खाते में, करंट अकाउंट में कौन कौन शामिल नहीं है बात यारी, तो इन तीन में से एक शामिल नहीं है, बाकी शामिल है। जैसे माल व्यापार शामिल होता है, जो गुड्स है ना, सेवा व्यापार शामिल होता है आपका सर्विसेज वाला, निवेश प्रवाह, निवेश प्रवाह शामिल होता है नहीं, हम कहेंगे निवेश जो प्रवाह होता है वो आपका कैपिटल अकाउंट में लागू होता है। किसमें? कैपिटल अकाउंट में जो है आपका लगता है, ना कि आपका ट्रेड अकाउंट में या कह सकते हो करंट अकाउंट में। एक तरफा अंतरण भी आपका, ये भी आपका शामिल होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कहेंगे हम, जो है चालू खाते में नहीं शामिल किया जाता है, जबकि निवेश प्रवाह जो है कैपिटल अकाउंट में होता है। माल व्यापार, सेवा व्यापार और एक तरफा अंतरण, एक तरीके से एक तरफा अंतरण मतलब अनुदान वगैरह मान सकते हो, वो सब चालू खाते के अंतर्गत आते हैं। यदि चालू खाते में घाटा हो तो कैसे संतुलित किया जा सकता है? कैसे संतुलित किया जाता है? यदि मान लो करंट खाते में अगर घाटा हो रहा है तो उसे कैसे संतुलित किया जाता है? विदेशी मुद्रा भंडार घटाकर जो है आपको उसको नियंत्रित जो है किया जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत का भुगतान संतुलन किस संस्था के द्वारा संकलित किया जाता है? भारत का जो भुगतान संतुलन है वह किस संस्था के द्वारा संकलित किया जा सकता है? आप कहेंगे भाई आरबीआई, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, आरबीआई के द्वारा इसको जो है संतुलित किया जाता है। भुगतान संतुलन बीओपी एक तरफा अंतरण का उदाहरण क्या होता है? तो अभी हमने बताया भी था कि जो एक तरफा अंतरण होता है विदेशी सहायता होता है, एक तरीके से अनुदान टाइप में होता है, जिसे हम एक तरफा अंतरण कहते हैं विदेशी सहायता के लिए। पूंजी खाते में निम्नलिखित में से कौन आता है? तो पूंजी खाते में पूछ रहा है इनमें से कौन आता है ना, अब ये नहीं पूछा कौन नहीं आता, कौन आता है। आप कहेंगे यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश जो होता है वो पूंजी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आते हैं, याद रखिएगा। भुगतान संतुलन में बीओपी में अधिशेष का क्या अर्थ है? सरप्लस जब हो जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है? तो देश में विदेशी मुद्रा आ रही है, भुगतान संतुलन का अधिशेष में ये अर्थ मानकर निकल के आता है। बीओपी के अंतर्गत जब सरप्लस हो जाए तो देश में विदेशी मुद्रा जो है आ रही है, इसका अर्थ होता है ना। जो विदेशी मुद्रा का आगमन है वो अधिक होना ही सरप्लस को दर्शाता है। भारत में भुगतान संतुलन संकट किस वर्ष आया था? तो भारत में जो पीओपी का संकट है वो किस वर्ष आया था? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा, है ना। 1991 का समय ऐसा है भारत के लिए जो सीधे तौर पर कहा जाए तो बड़ा एक संकटमय था, कह सकते हो कि बहुत बुरा समय उस समय जो है चल रहा था, है ना। तो भुगतान संतुलन संकट भारत में किस वर्ष आया? तो 1991 का समय आया था, जब विदेशी मुद्रा भंडार केवल और केवल 2 सप्ताह के लिए बचा था। कि मतलब अगर मुझे किसी विदेश से कोई सामान आयात करना हो तो केवल 2 सप्ताह के बराबर रह गया था, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे किसी भी चीज में व्यापार। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चालू खाता, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो जीडीपी का कितना था? तो 2024-25 की बात की जा रही है, जो करंट चालू खाता है आपका जीडीपी का कितना प्रतिशत है ना?
तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है करंट अकाउंट जो है कितना था, 0.6% के आसपास था 2024-25 के दरमियान, है ना। चलिए बात की जाए भारतीय व्यापार में ईओयू शब्द का क्या अर्थ होता है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आपके ईओयू का मतलब होता है। जीएटीटी किस संगठन ने प्रतिस्थापित किया हुआ है, तो जीएटीटी किस संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ऑप्शन रहेगा डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो है इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। जीएटीटी की अगर स्थापना की बात की तो 1947 में जेनेवा में की गई थी, अरे जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में जो है की गई थी। और यहाँ पर बात किया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शुल्क को कम किया जा सके इसके लिए, लेकिन 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को जो है डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो है क्या कर लिया गया, इसको जो है टेक ओवर कर लिया गया, प्रतिस्थापित जो है कर लिया गया है। डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनने वाला भारत जो है कब बना था मेंबर, तो डब्ल्यूटीओ जो भारत में है 1995 का सदस्य बना था। नेक्स्ट आता है भारत डब्ल्यूटीओ में किस समूह का सक्रिय सदस्य है जो कृषि में सुधार की मांग करता है, तो भारत जो है डब्ल्यूटीओ में G33 ग्रुप का हिस्सा है और यह कृषि में सुधार के लिए मांग जो है करता है, क्योंकि भारत जो है विकासशील देश के अंतर्गत जो है आता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना, ये सुना होगा फेमा, किस वर्ष लागू हुआ, फेमा की बात किया सन 2000 में लागू हुआ था। ऐसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं। फेमा जो है 1999 अधिनियम के तहत जो है 1 जून 2000 से लागू हुआ था। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेमा अधिनियम मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है, तो फेमा का उद्देश्य क्या पूछ रहा है, तो विदेशी मुद्रा लेन देन को सरल एवं उदार बनाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि फेरा, अभी फेमा था याद रखिएगा, नामों में भी थोड़ा सा ही अंतर है, फेमा था है ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आपका, लेकिन अब क्या आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। कब लागू हुआ, तो फेरा की बात किया कब लागू हुआ है, तो फेरा कहेंगे 1973 में 1973 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सही अर्थ क्या है, तो एफडीआई का सही अर्थ क्या है मायने में पूछ रहा है, तो विदेशी निवेशक के द्वारा एक लॉन्ग टर्म के लिए मतलब दीर्घकालिक निवेश और स्वामित्व का नियंत्रण करना एफडीआई का सबसे सही अर्थ माना जाता है। ऐसा नहीं है जो शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं वो नहीं माने जाते हैं, जो डायरेक्ट और करते हैं इन्वेस्टमेंट और दीर्घकालीन लॉन्ग समय के लिए करते हैं तब उनको जो है एफडीआई के अंतर्गत माना जाता है। इससे फायदा भी होता है कहीं ना कहीं। वित्त वर्ष 24-25 में भारत में कुल एफडीआई प्रवाह कितना रहा, तो 24-25 के दौरान भारत में जो एफडीआई आया है भारत में वो लगभग लगभग डॉलर में है, यूएस डॉलर 81 बिलियन आया है। कितना आया है, 81 बिलियन आया है, ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत बढ़िया रहा है। एफपीआई, अभी एफडीआई की बात, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ होता है, तो एफपीआई जो होता है, एफपीआई ये कहता है कि जो अल्पकालिक रूप में से निवेश शेयर बॉन्ड आदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें एफपीआई के अंतर्गत जो है रखते हैं। तो एक परिभाषा में ऐसे रख सकते हो, जो एफडीआई होता है तो डायरेक्ट करते हैं सबसे बड़ी बात, और लॉन्ग समय के लिए करते हैं। एफपीआई जो होता है एक तो आपका निवेश करते हैं शेयर में बॉन्ड्स में करते हैं, है ना, तो इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये सबसे प्रमुख है इनका, ये शॉर्ट टाइम के लिए जो है करते हैं। एफपीआई में सबसे बड़ी है यही चीज प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये अल्पकालिक रूप में जो है करते हैं। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को अब किस श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, तो एफएफआई को अब किस श्रेणी में रखा गया है, तो सेबी ने एफएफआई को अब जो है एफपीआई की श्रेणी में रख दिया है। किसकी, एफपीआई की श्रेणी में रख दिया है। पीएलआई स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, भाई जो पीएलआई स्कीम होती है इसका होता है घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना। जो घरेलू उत्पादन होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्शन होता है उसको प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देना पीएलआई स्कीम का उद्देश्य है। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत बौद्धिक संपदा संबंधी समझौते का नाम क्या है, तो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो बौद्धिक संपदा संबंधी जो आपके समझौते होते हैं वो ट्रिप्स के अंतर्गत जो है कहलाते हैं, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, इसका फुल फॉर्म है बौद्धिक संपदा संबंधी समझौते होते हैं ट्रिप्स के अंतर्गत किए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ की मोस्ट फेवरेट नेशन MFN व्यवस्था का अर्थ क्या है, तो डब्ल्यूटीओ की जो मोस्ट फेवरेट नेशन व्यवस्था का अर्थ है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सभी सदस्यों को समान टैरिफ ट्रीटमेंट करना। सभी सदस्यों को समान टैरिफ ट्रीटमेंट करना, ये सब FMN के अंतर्गत जो है देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। G20 की स्थापना की घोषणा कब और कहां पर की गई थी, तो G20 की जो स्थापना की घोषणा है यह घोषणा 25 सितंबर 1999 को कब की गई थी, 25 सितंबर 1999 को वाशिंगटन डीसी में की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है।
G20 की पहली बैठक कहाँ और कब की गई थी? तो G20 की पहली बैठक की बात किया तो बर्लिन में की गई थी और 1999 में की गई थी। 15-16 दिसंबर 1999 में बर्लिन में G20 की पहली बैठक की गई थी। G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ है? अभी आ जाए क्वेश्चन तो आप कहेंगे G20 का स्थायी सचिवालय जो है यहाँ पर भी तो कोई सा भी नहीं है, तो फिर कहाँ पर है? आप कहेंगे G20 का स्थायी जो सचिवालय है इसका हेडक्वार्टर है ही नहीं स्थायी। G20 तो हम कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आता है टोरिका। टोरिका कौन शामिल होते हैं? टोरिका में कौन शामिल होते हैं? तो बात की जाए टोरिका में पिछले, वर्तमान और आगामी जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि जो बन चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में बनेंगे, उन तीनों को टोरिका में शामिल जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। G20 के दो प्रमुख ट्रैक कौन से हैं? भाई G20 के दो प्रमुख जो ट्रैक हैं, एक तो फाइनेंस एंड सेप्रा। क्या है? फाइनेंस एंड सेर्पा। ये आपके दो प्रमुख ट्रेड है, आपके वो हैं ट्रैक हैं आपके G20 के, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2023 में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? 2023 में जो नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम की बात कर रहा है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना? एक क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। तो ये G20 नई दिल्ली का शिखर सम्मेलन की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नई दिल्ली घोषणा 2023 में मुख्य विशेषता क्या रही है? तो इसमें विशेषता थी सर्वसम्मति से पारित। क्या थी? सर्वसम्मति से पारित, यह आपकी क्या थी? विशेषता थी। 2023 में G20 में किस संगठन को स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अफ्रीकन यूनियन को भारत के द्वारा ही स्थायी सदस्यता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, एयू जिसे कहते हैं, है ना? यूरोपियन यूनियन को ईयू कहते हैं और इसको एयू कहते हैं। भारत के G20 शेरपा 2023 कौन थे? तो भारत में G20 शेरपा की बात की जा रही है, कौन थे? तो आपका ऑप्शन रहेगा अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत थे। 2025 के लिए प्रस्तावित G20 थीम क्या थी? तो 2025 में जो प्रस्तावित G20 की थीम की बात की जा रही है, तो थीम थी यहाँ पर सॉलिडिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी, है ना? सतत विकास करना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। और यह कहां पर हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में। ये भी याद रखिएगा, कभी आ जाए तो ये भी याद रखना है, साउथ अफ्रीका ने जो थीम है इसको रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है G20 सदस्य सूची में शामिल नहीं है। तो इन चारों में G20 सदस्य सूची में कौन शामिल नहीं है? सिंगापुर शामिल नहीं है इसमें, जबकि सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और तुर्की जो है शामिल है। G20 के प्रमुख उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है? तो G20 के जो उद्देश्य है, उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता, ये तो है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सुधार भी है। सामूहिक रक्षा समझौते, नहीं ये रक्षा समझौते नहीं है। व्यापार निवेश के लिए खुलापन, ये भी आपका शामिल किया गया है। 50 नंबर का क्वेश्चन लगा रहे हैं, 2009 में लंदन शिखर सम्मेलन का फोकस क्या था? तो 2009 में लंदन शिखर सम्मेलन का जो फोकस था, वैश्विक मंदी से निपटने के लिए राहत पैकेज, इसका फोकस बना हुआ था लंदन शिखर सम्मेलन का। सियोल डेवलपमेंट कॉन्सेंसिसन किस वर्ष जो है अपनाया गया था? तो यहाँ पर सियोल डेवलपमेंट की बात करें किस वर्ष अपनाया गया था, तो बड़ा पहला क्वेश्चन है कि सियोल शिखर सम्मेलन जो है कब हुआ? 2010 में जो है इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2019 में ओसाका शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो 2019 में ओसाका शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय की बात की जा रही है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था और व्यापार तनाव। क्या था? डिजिटल इकोनॉमी एंड ट्रेड टेंशन, इसका जो है क्या था? फोकस था। 2023 भारत में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो आप कहेंगे आयोजन जो है नई दिल्ली, मतलब कि भारत मंडपम प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। 2023 में भारत के द्वारा प्रोत्साहित पहल में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें कौन शामिल नहीं है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शामिल है। यहाँ पर DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट ये भी शामिल है। नाटो कॉर्पोरेशन चार्ट, नहीं ये शामिल, डी ऑप्शन नहीं है। तो आप कहेंगे 2023 में जो भारत के द्वारा प्रोत्साहित पहल थी उसमें ABC शामिल है। G20 में एंगेजमेंट ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? भाई एंगेजमेंट ग्रुप में आपका G20 में कौन शामिल नहीं है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे B20 शामिल है, C20 शामिल है, W20 शामिल है, जबकि D20 शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना? तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी कहेंगे। G20 के भविष्य फोकस में शामिल नहीं है, तो G20 के भविष्य फोकस में कौन शामिल नहीं है? तो आपका यहाँ पर डिजिटल समावेशन शामिल है, हरित ऊर्जा शामिल है, AI नियमन शामिल है, परमाणु गठबंधन इसमें कोई शामिल बात नहीं की गई। SAARC की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो सार्क की स्थापना की बात की जाए
8 दिसंबर 1985 को की गई थी। कहां पर? ढाका। ढाका बोले तो बांग्लादेश में जो है इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन एक चीज याद रखना है, सार्क का अगर कभी पूछा जाए कि सचिवालय कहां पर है, अगर सचिवालय की बात की जाए कि सचिवालय कहां पर है, तब क्या ऑप्शन कहेंगे? तब आप कहेंगे काठमांडू नेपाल में है। कहां पर है? काठमांडू नेपाल में है, ध्यान रखिएगा इसका सचिवालय। लेकिन इसकी स्थापना जो है ढाका में की गई थी 1985 में। चलिए नेक्स्ट बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है सार्क के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आपके 7 आप संस्थापक सदस्य देशों की संख्या है, जिसमें अगर सातों की बात की जाए तो भारत, याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आपका आ जाता है श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आपका नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद आपका मालदीप आ जाता है। कितने हो गए? 6। तो एक कौन सा बच गया? अच्छा, अच्छा, ये हो तो गया, ऊपर 3 लिखे हैं, बाकी 2-2 हैं, आपके 7 हो गए। तो यहाँ पर जो है सार्क के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या जो है आपकी 7 है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात क्या है? अफ़गानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? तो अफ़गानिस्तान सार्क का जो सदस्य है 2007 के दरमियान बना था। सार्क सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो सचिवालय सार्क की स्थापना की बात की जा रही है, तो 1987 में की गई थी। 16 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल में इसका सचिवालय है। सार्क को आधिकारिक कार्यभाषा कौन सी है? सार्क की जो आधिकारिक कार्यभाषा है अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी है। सार्क में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है? सार्क में अगर जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रक्रिया क्या है? तो सर्वसम्मति से निर्णय जो है लिए जाते हैं। सर्वसम्मति होती है, वही निर्णय इसमें जो है लिए जाते हैं। सार्क का आदर्श वाक्य क्या है? मोटो क्या है? तो सार्क का आदर्श जो वाक्य है, पीस, प्रोग्रेस एवं प्रोस्पेरिटी, इसका जो है आदर्श वाक्य है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके सार्क से संबंधित आ सकते हो, क्योंकि ये भारत के आसपास के ही क्वेश्चन है। सार्क के चार्टर के अनुसार किन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती? तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सार्क में नहीं मुद्दा हो सकता है? तो आर्थिक पर की जा सकती है, सामाजिक की जाती है, पर्यावरणीय। द्विपक्षीय विवाद जो होते हैं इस पर कोई मुद्दा नहीं होती है, इस पर कोई जो है चर्चा नहीं की जाती है। सार्क में स्टैंडिंग कमेटी का कार्य क्या होता है? जो सार्क में स्टैंडिंग कमेटी है उसका कार्य क्या है? कार्यान्वयन एवं निगरानी करना इसका सबसे प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट आता है सार्क का सर्वोच्च सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। सार्क का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? तो सार्क का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जाए तो सन 2010 में इसको जो है प्रस्तावित किया गया था। सार्क का सोशल चार्टर किस वर्ष अपनाया गया? तो सार्क का सोशल चार्टर की बात किया तो 2004 में अपनाया गया था। अब इसी तरह साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया समझौता कब हुआ? तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया समझौता की बात किया, किस वर्ष आपका लागू हुआ या एग्रीमेंट किया गया था? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 2006 में इसको जो है किया गया था, साफ्टा। भारत में सार्क सम्मेलन कुल कितनी बार हुए? तो भारत में अभी तक सार्क सम्मेलन की बात किया तो 3 बार हो चुके हैं। कितनी बार? 3 बार। सबसे पहले हुआ था 1986 में, कहां पर? बेंगलुरु में। इसके बाद हुआ 1995 में, और फिर हुआ 2007 में। 1995 7 वाले जो है आपके नई दिल्ली में जो है किए गए थे। तो इस तरीके से 3 बार भारत में सार्क के सम्मेलन जो है अभी तक हो चुके हैं। सार्क के 18वें सम्मेलन 2004 का विषय 2014 का विषय क्या था? सार्क का जो 18वां सम्मेलन 2014 में हुआ था उसका विषय क्या था? बात की जा रही है तो डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इसका जो है आपका क्या था? आपका विषय था, थीम थी। तो 71 वाला ऑप्शन का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात की जाए 19वां सार्क सम्मेलन 2026 में जो इस्लामाबाद में हुआ था वो वह क्यों स्थगित हो गया था? तो वह भारत पाकिस्तान तनाव के कारण जो है स्थगित हो गया था। सार्क में कितने पर्यवेक्षक देश संस्थान शामिल हैं? तो सार्क में जो होते हैं वो आपके 9 पर्यवेक्षक आपके देश या संस्थान के रूप में इसको शामिल जो है किया जाता है। सार्क महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो सार्क सचिव का महाकाल की बात की जाए तो 3 वर्षों का होता है। वर्तमान 2023 से सार्क महासचिव कौन है? तो वर्तमान 2023 से महासचिव की बात की जा रही कौन है? तो एमडी गुलाम सरवर है ना? एमडी गुलाम सरवर है, याद रखिएगा। और ये कौन है? बांग्लादेश में वर्तमान महासचिव है। चलिए बात की जाए सार्क फूड बैंक का उद्देश्य क्या है? सार्क में एक फूड बैंक भी है जिसका उद्देश्य की बात की जा रही है तो खाद्य सुरक्षा और सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सार्क एग्रीकल्चर सेंटर कहाँ स्थित किया गया है? तो सार्क का एग्रीकल्चर सेंटर जो है ढाका में स्थापित जो है किया गया है। सार्क के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है और 2010 में इसको जो है स्टेबल किया गया था। सार्क ट्यूबरकुलियस सेंटर कहाँ है?
तो सार्क का जो आपकी बात की जा रही है कि ट्यूबरकुलियस सेंटर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ऑप्शन में आपका रहेगा यहाँ पर है काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सार्क का कल्चरल सेंटर कहाँ पर है? सार्क का जो कल्चरल सेंटर है वह है आपका कहाँ पर है? कोलंबो में स्थित है। कहाँ पर? श्रीलंका कोलंबो में स्थित है। आसियान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आसियान की स्थापना की बात की जाए तो बैंकॉक में की गई थी 1967 में, है ना। बैंकॉक में 1967 में की गई थी। बैंकॉक का मतलब है कि थाईलैंड में जो है आसियान की स्थापना को किया गया था। चलिए बात किया आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? कहेंगे 5 संस्थापक सदस्य देशों की संख्या है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड। आसियान में 10वां सदस्य देश कौन बना? तो आसियान को जो 10वां सदस्य देश है वो आपका कंबोडिया बना हुआ है 1999 में, ध्यान रखिएगा। आसियान का 11वां सदस्य देश बनने की सैद्धांतिक स्वीकृति किस देश को मिली हुई है? तो तिमोर लेस्टे को मिली हुई है। तिमोर लेस्टे को 11वां सदस्य बनने की जो है यहाँ पर स्वीकृति जो है मिली हुई है। आसियान चार्टर एक्ट कब लागू हुआ? तो आसियान चार्टर एक्ट की बात किया तो सन 2008 में लागू हुआ था। आसियान का प्रतीक लोगो क्या है? तो आसियान का प्रतीक लोगो की बात क्या है? 10 धान की बालियां। क्या है? 10 धान की बालियां जो है इसकी प्रतीक के रूप में है। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? आसियान का आदर्श वाक्य की बात की जाए तो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये आपका आसियान का आदर्श वाक्य है। 2025 में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 2025 वाला और 46वां आसियान शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है, मलेशिया में जो है किया गया था। आसियान का संचालन मंत्र आसियान वे किस पर आधारित है? तो आसियान वे किस पर आधारित है? जो संचालन मंत्र है आप कहेंगे है विरोध मुक्त सहमति पर आधारित है। आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? तो आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ की बात किया तो सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आसियान रीजनल फोरम ARF की स्थापना कब हुई थी? तो यहां पर बात की जा रही है कि भाई आसियान रीजनल फोरम की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में की गई थी, 1994 में। आसियान फ्री ट्रेड एरिया AFTA की स्थापना कब की गई? तो आसियान फ्री ट्रेड एरिया की बात की जा रही है, स्थापना इसकी 1992 में की गई थी। आसियान का आसियान ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कब अपनाया गया है? तो यह कब अपनाया गया बात की जाए तो आप कहेंगे 2012 में अपनाया गया था। कंबोडिया के दरमियान इसको अपनाया गया था। आसियान प्लस 3 कौन कौन से देश शामिल हैं? आसियान प्लस 3 में कौन से देश शामिल है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे एक तो चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आसियान फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन सर्विस AFAS का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेवा क्षेत्र में उदारीकरण। इसमें सर्विस सेक्टर में आपका उदारीकरण करना इसका उद्देश्य है। आसियान कनेक्टिविटी कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आसियान जो कनेक्टिविटी कार्यक्रम है यह सड़क, ऊर्जा, परिवहन से संबंधित है, रोड, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। ईस्ट एशिया समिट का आयोजन आसियान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ईस्ट एशिया समिट का आयोजन आसियान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है बात आ जाए तो आप कहेंगे सुरक्षा एवं रणनीति से जुड़ा हुआ है। 2023 में भारत अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मूल रूप में किस त्रय से जुड़ी हुई है? कौन सी त्रय से जुड़ी हुई है इसकी बात की जा रही है। ऑप्शन रहेगा भारत, अमेरिका, ब्राजील से जुड़ी हुई है। यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आसियान के चेयरमैनशिप किस सिद्धांत पर घूमती है? तो आसियान की जो चेयरमैनशिप है किस सिद्धांत पर घूमती है इसकी बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन रहेगा वर्णानुक्रम, अंग्रेजी नाम के आधार पर इसकी जो है घूमती है। आफ्टा में CEPT का फुल फॉर्म क्या है? तो 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या है आप मुझे बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आता है कि चीजें हम कितनी पढ़ रहे हैं और कितनी हमारी चीजें जो है अभी तक कवर हो चुकी हैं। तो इस टेस्ट के माध्यम से हमने अभी तक जो है 100 क्वेश्चनों को लगाया है। आपके SMJ की इकोनॉमी की इतनी ही टेस्ट थे, मतलब आपके इकोनॉमी के इतना ही टेस्ट था, 3 से 5 टेस्ट लगाए इकोनॉमी के जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है MP से रिलेटेड कुछ वीडियो आएंगी जो कि महत्वपूर्ण रहेंगी। समय कम बचा है तो एक दिन में 2 वीडियो आएंगी अलग अलग कोचिंग की टेस्ट की, तो उसको जरूर देख लेगा। जैसे कि हमने बताया ऐप आ चुका है UPSC नट, इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल्स कोर्सेज, मल्टीपल टेस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हो। ऐप के हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप जो है प्ले स्टोर पर भी सर्च जो है कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।